जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो के अंदर हमने संबंध के प्रकारों से संबंधित तत्समक संबंध और समतुल्य संबंध का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम सममित संबंध के बारे में पढ़ेंगे और इस संबंध की खास बात यह है कि यह संबंध हमें एक नया नियम सिखाएगा। हमें यह सिखाएगा एक कंडीशन जिसको अपने बोल सकते हैं कि इफ़ कंडीशन, जिसको अपने इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कोई एक कथन किसी दूसरे कथन को किस तरीके से व्यक्त करेगा या उसको इम्प्लाई करेगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नई कंडीशन सीखेंगे जिसको बोला जाएगा इफ़ कंडीशन। यदि, ठीक है, एक यदि वाली कंडीशन अपने को इसके अंदर सीखनी है, जिसमें आपको एक तरफ एक कथन मिलेगा, हमें एक कथन दिया जाएगा और इस कथन की सहायता से एक नया कथन जो है वो सिद्ध होगा। इसको अपने ये कह सकते हैं कि एक कथन किसी दूसरे कथन को व्यक्त कर देगा। तो इस कंडीशन के अंतर्गत ही ये अपने पढ़ेंगे सममित संबंध को। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की सममित संबंध के साथ। तो शुरुआत वही कि एक समुच्चय के साथ करेंगे कि हमारे पास कोई एक समुच्चय है ए, कि ये ए हमने एक समुच्चय माना और इस समुच्चय पर ए पर परिभाषित, इस समुच्चय पर परिभाषित हमने कोई एक संबंध मान लिया आर। और हम ये भी जानते हैं कि ये आर उप समुच्चय होगा ए क्रॉस ए का। इतनी बात अपने जानते हैं। अब इस आर को अपने सममित कब बोलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि यह आर सममित होगा यदि, यह आर सममित होगा यदि। अब यहां से ये कंडीशन कि एक कथन किसी दूसरे कथन को व्यक्त कर दे और वो किस प्रकार से यहां पर लिखा जाता है, तो वो देखना कि यह आर सममित होगा यदि एक्स आर वाई, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक कथन है, कोई एक स्टेटमेंट है हमारे पास जो यह बताती है कि एक्स का संबंध वाई के साथ है। तो यह कथन अगर व्यक्त कर दे वाई आर एक्स को, अगर इस कथन ने इस कथन को सिद्ध कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये संबंध यहाँ पर आर दिया हुआ है वो कौन सा संबंध है, सममित संबंध है। यहाँ लिखेंगे अपने दैट एम्प्लाइज आर जो है वो क्या होगा, सममित होगा। सिर्फ अपने को इतनी बात ध्यान में रखनी है और यहां लिख देंगे साथ में जहां एक्स कोमा वाई, ठीक है, एक्स और वाई ये दोनों अवयव बिलोंग करेंगे किसमें, ए में। मतलब ए समुच्चय में से हमने कोई दो अवयव ले लिए एक्स और वाई, और वो दोनों अवयव इस प्रकार से लिए कि एक्स संबंधित है वाई के साथ, तो वो एक कथन हमारे पास है, ठीक है। और ये कथन व्यक्त कर दे किसी दूसरे कथन को, कि एक कथन किसी दूसरे कथन को व्यक्त कर दे कुछ इस तरीके से कि जो संबंध x का y के साथ है, इसको अपने ये भी बोल सकते हैं कि जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध y का x के साथ होना चाहिए। तो ऐसे संबंध को अपने क्या बोलेंगे, सममित संबंध बोलेंगे। और अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल अपने इसका लेके चलते हैं। ए अपने पास समुच्चय मान लीजिए आप कोई, वही तीन अवयवों का समुच्चय हमने मान लिया जिसके अंदर 1, 2 और 3, ठीक है, ये तीन संख्याएं हमारे पास हैं। और अब देखिए यहाँ पर ए पर एक संबंध आर निम्न प्रकार से परिभाषित है। ए पर एक समाधान निम्न प्रकार से परिभाषित है, आर बराबर
x कोमा वाई, वही क्रमित युग्म x और y का, और साथ में x और y बिलोंग करेंगे a में, और एक नियम मान लीजिए कि x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, हमने कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया जो कि सममित संबंध को व्यक्त करे। तो देखिए इसको किस तरीके से अपने समझे। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे अपने कि माना x बराबर, ठीक है, तो x और y बिलोंग करने चाहिए a में से। तो अपने किसी एक चर को ले लेते हैं, x को लिया हमने, तो x का मान सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे 1। तो इसके संगत इस नियम का यूज़ करें तो 1 प्लस वाई बराबर 5, यहाँ से y का मान आया 4, जो कि बिलोंग नहीं करता ए समुच्चय के अंदर। ठीक है ना, कि यहाँ पर x कोमा वाई का जो क्रमित युग्म हमने बनाया ये इस R के अंदर तभी आएगा जब इस लाइन के बाद वाली सारी की सारी कंडीशन जो है वो सत्य हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो हमने x का मान जैसे 1 लिया तो उसके संगत जब इस नियम का यूज़ किया तो y का मान 4 आया, जो कि संभव नहीं है यहाँ की कंडीशन के लिए। मतलब यहाँ के लिए वो सत्य नहीं है कि y का मान 4 इसमें नहीं है, कि यहाँ बोला गया है कि y बिलोंग्स टू a, लेकिन y का मान 4 है जो कि a के अंदर तो नहीं है। तो इस एग्जाम्पल को छोड़ देंगे अपने। उसके बाद में हम लिखेंगे माना x बराबर 2, हमने x का मान 2 लिया, तो 2 प्लस वाई बराबर 5, यहाँ से y का मान आएगा 3, जो कि a में बिलोंग करता है। ये सही है। अगर ये सही है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे दैट एम्प्लाइज 2,3 बिलोंग करता है R में, या मैं लिख सकता हूँ कि 2R3 इस तरीके से, कि इस लाइन के बाद अगर ये तीनों के तीनों सत्य हो रहे हैं किसी एग्जाम्पल के लिए x और y के लिए ना, तो अपने ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ R में चला जाएगा। और फिर उसके बाद में अपने लिखेंगे माना x बराबर 3, तो इसके संगत वापस इस नियम का यूज़ करेंगे तो y का मान कितना आएगा 2, और ये 2 बिलोंग करता है किसमें, a के अंदर, तो ये भी सत्य है। तो अपने कह सकते हैं कि 3,2 दैट एम्प्लाइज 3,2 बिलोंग करेगा किसमें, R में। और इसके बाद में अपने को कोई एग्जाम्पल और लेना ही नहीं है, क्योंकि अपने पास x के ये 3 ही मान संभव थे, तो हमने तीनों मानों का यूज़ किया, एक एक बार कर लिया, और उसके संगत हमने y का मान निकाल लिया। तो हमारे पास ये 2 बिंदु आए। पहला बिंदु तो आया कि 2,3 बिलोंग करेगा R में, और दूसरा आया कि 3,2 बिलोंग करेगा R में। तो अब इसको अपने कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं अपने इसको कि R बराबर बराबर 2,3 और फिर 3,2, और ये कंडीशन जो है यहाँ पे कि x का संबंध y के साथ, तो इसके संगत y का संबंध किसके साथ है, x के साथ है। तो यहाँ देखिए कि 2 का संबंध 3 के साथ और 3 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो R संबंध है वो कौन सा है, सममित संबंध है। यह व्यक्त करता है कि R एक सममित संबंध है। तो इस तरीके से अपने इसको समझ सकते हैं कि अगर x y से संबंधित है तो y भी x के साथ उसी नियम से संबंधित होना चाहिए जो नियम हमें दिया हुआ है। अभी इसको समझना हो तो एक एग्जांपल अपने इसका और लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में एक संबंध r निम्न प्रकार से परिभाषित है, और हमें संबंध दिया हुआ है r कि क्रमित युग्म के अंदर वही x और y आ जाएंगे, जहां पर हमें एक नियम दिया हुआ है y बराबर x प्लस 5, और साथ में एक बोला हुआ है कि x का मान 4 से छोटा होना चाहिए। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में यहाँ पे एक बात और अपने नोट करेंगे कि x और y के मान जो है, x और y के मान ये बिलोंग करेंगे n में से, और n 1 से स्टार्ट होगा। हम जानते हैं ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कि n बराबर होता है इस तरीके से 1, 2, 3, 4 फिर 5 डैश डैश डैश। ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है n, और इसी में से हमें x और y चुनने हैं। लेकिन ध्यान देना कि x का जो मान है वो 4 से छोटा,
कि x का जो मान है वो 4 से छोटा होना चाहिए। मतलब ये जो शुरू वाले जो मान है, ये वाले शुरू वाले, ये किसके मान है? ये x के मान है। तो इन्हीं के आधार पे अपने को y देखना पड़ेगा कि क्या आएगा, और फिर उसके बाद अपने चेक करेंगे यहाँ पर संबंध का कौन सा प्रकार बनता है। तो शुरुआत करेंगे यहाँ सबसे पहले कि मानना x बराबर 1 जो कि 4 से छोटा है और साथ में बिलोंग करता है किसमें? n में। दैट एम्प्लाइज नियम का यूज़ करेंगे कि y बराबर है x प्लस 5, तो 1 प्लस 5, तो y का मान कितना आया? 6, और 6 बिलोंग करता है किसमें? n में। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के समूचे n के अंदर अपने को संबंध बनाना है, तो इसका मतलब r उप समूचा होगा n क्रॉस n का। तो x और y के मान हमें n में से ही देखने हैं, x और y के मान n में से। तो यहाँ कह देंगे अपने कि 1,6 बिलोंग करेगा r में, या फिर अपने कह सकते हैं कि 1 संबंधित है 6 के साथ। ठीक है, कि x का मान हमने 1 लिया, उसके संगत y का मान 6 आ गया, और 1 भी n में बिलोंग करता है, 6 भी n में बिलोंग करता है, x और y n में से बिलोंग करने चाहिए। अगर ये दोनों x और y n में बिलोंग करेंगे तभी अपने r का अवयव बनाएंगे। इसे इस क्रमित युग्म को 1,6 को हम किसका अवयव बना देंगे? r का। अब लिखेंगे यहाँ पे पुनः माना x बराबर 2। पहले x का मान 1 लिया, अब x का मान 2। x का मान 1, 2 और 3 बारी बारी से इन तीनों का यूज़ करेंगे। ये छोटा है 4 से, साथ में बिलोंग करता है किसमें? n में। अब इसके संगत y का मान देखेंगे क्या आएगा। इस नियम का यूज़ करेंगे, y बराबर x प्लस 5, तो y बराबर 2 प्लस 5, तो y बराबर आया कितना? 7, और ये 7 भी n में बिलोंग करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2,7, ये जो क्रमित युग्म है 2,7 ये बिलोंग करेगा r में। ठीक है, 2,7 बिलोंग करेगा r में, या फिर अपने कह सकते हैं कि 2 संबंधित है किसके साथ? 7 के साथ। चाहे तो आप इस रूप में लिख लीजिए या इस रूप में लिख लीजिए, दोनों ही सही माने जाएंगे। अब अपने बात करते हैं तीसरे बिंदु की। x का मान अपने ले लेंगे 3। ठीक है, x का मान 1, 2 और 3, तो x का मान 1 यहाँ पे लिया हमने, फिर x का मान 2 यहाँ पर। अब अपने लिखेंगे x बराबर 3 लिखने पर, तो 3 बिलोंग करता है n में, और साथ में 4 से छोटा भी है। ठीक है, 4 से छोटा, इसने बोला x का मान 4 से छोटा होना चाहिए, तो x का मान 3, तो इसके संगत y का मान 3 प्लस 5, तो इसके संगत y बराबर आया 8, बिलोंग करता है n में। तो x भी n में बिलोंग करता है, y भी n में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब r के अंदर ये क्रमित युग्म चला जाएगा। दैट एम्प्लाइज 3,8। ठीक है, ये जो क्रमित युग्म बना 3,8 ये बिलोंग कर जाएगा r से। यहाँ अपने ये कह सकते हैं कि 3 संबंधित है r से, इस तरीके से। तो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं हमने। तो अब इसके अलावा x का कोई और मान अपने ले नहीं सकते, क्योंकि इसने बोला है कि x का मान 4 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो हमने 4 से छोटे सारे x के मान ले लिए। अब लिखेंगे अतः संबंध r बराबर, तो इसमें आ गया 1,6, 2,7 और 3,8। ठीक है, ये तो हमने r का मान ज्ञात कर लिया। अब क्वेश्चन है कि क्या r समतुल्य है? क्या r समतुल्य संबंध है? ठीक है, एक क्वेश्चन है कि क्या r सममित संबंध है? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं कि क्या r समतुल्य है या क्या r सममित है, अपने को बताना है। तो यहाँ लिखेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि r समतुल्य संबंध नहीं है। कि r समतुल्य संबंध नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि समतुल्य संबंध वो संबंध होता है जिसमें प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि
अवयवों का स्वयं के साथ संबंध नहीं है, क्योंकि अवयवों का स्वयं के साथ संबंध नहीं है। मतलब समतुल्य तो तब माना जाता कि अगर एक का संबंध एक से होता, दो का संबंध दो से होता और तीन का संबंध किससे होता, तीन से होता। तो मैंने लिख दिया कि अवयवों का स्वयं के साथ संबंध नहीं है, तो ये समतुल्य नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है कि आर सममित संबंध नहीं है। ठीक है, ये आर सममित भी नहीं है, सममित नहीं है कारण क्योंकि जो पहला जो हमारे पास क्रमित युग्म है कि 1,6 जो कि आर में बिलोंग करता है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि 6,1 आर में बिलोंग करता है। इस तरीके से कि x का संबंध y के साथ तो है लेकिन y का संबंध x के साथ नहीं है। इसी प्रकार से कि 2,7 बिलोंग करता है r में, लेकिन 7,2 नहीं बिलोंग करता आर में। इसी प्रकार से 3,8 बिलोंग करता है आर में, लेकिन 8,3 बिलोंग नहीं करता आर में। तो इस तरीके से अपने कहेंगे इसको कि ये सममित नहीं है। एक एग्जांपल और करते हैं संबंध के प्रकारों से संबंधित। तो देखिए इस क्वेश्चन को समुच्चय दिया हुआ है a बराबर 4 अवयव हैं 1 2 3 4 और इस a पर एक संबंध दिया हुआ है r और निम्न प्रकार से परिभाषित है कि एक क्रमित युग्म आएगा और x और y का ये क्रमित युग्म तभी आ पाएगा जब ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएं कि x और y के मान बिलोंग करने चाहिए a में से, लेकिन नियम क्या है कि y x से विभाज्य है, y विभाज्य है x से, मतलब y में x का भाग जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि y में x का भाग जो है वो पूर्णतः जाना चाहिए, पूरा जाना चाहिए। y बटा x जो है ये हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक पूर्णतः मान आना चाहिए, पूर्णतः विभाजित। ठीक है, इसको अपने इस तरीके से बोलेंगे कि y बटा x जो है, ठीक है, ये कथन पूरा जो है सोल्व हो जाए, विभाजित हो जाए, ये भाग पूरा चला जाए y में x का। तो देखिए शुरुआत करेंगे यहीं से, क्योंकि इसने बोला है कि x और y के मान बिलोंग करने चाहिए a में से, तो किसी एक चर को अपने आधार मान के चलते हैं कि जैसे हमने सबसे पहले लिखा कि माना x बराबर 1 जो कि बिलोंग करता है किसमें, a में। x बराबर 1 लिया जो कि बिलोंग करता है a में। अब देखना अपने को इसके संगत कोई y ढूंढना है कि इसके संगत y के कौन कौन से मान हो सकते हैं। तो देखना यहाँ पे कि y बटा 1 अब अपने जानते हैं कि y में मतलब y किसी भी संख्या में अगर हम 1 का भाग देते हैं तो वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है और आंसर भी वही आता है जिस संख्या में अपने भाग दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि y का मान अब अपने यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, ये पूरी तरह से विभाजित होगा। आप चाहे तो यहाँ पे y की जगह 1 लिख लीजिए, तब ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है कि y बटा x जो है ना ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये हल हो जाए पूरा का पूरा। तो आप चाहे तो y का मान 1 लिख लो यहाँ पे, चाहे आप y का मान 2 लिख लो, चाहे y का मान 3 लिख लो या y का मान 4 लिख लो, आप कोई भी y का मान लिख सकते हैं। प्रत्येक y के लिए ये 1 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा कि जितने भी y यहाँ पे लेंगे हम वो सारे के सारे 1 से क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। तो x बराबर 1 लिया जो कि बिलोंग करता है a में, इसके संगत, ठीक है, इसके संगत देखो y बराबर क्या हो सकता है, y बराबर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, क्योंकि जो 1 है वो प्रत्येक संख्या को विभाजित करेगा। यहाँ पर x के लिए अगर अपने मान लिया 1 तो 1 प्रत्येक संख्या को क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं किसमें, a के अंदर। ठीक है, कि 1 प्रत्येक संख्या को विभाजित करेगा। ठीक है, x से विभाज्य मतलब विभाजित करने वाला कौन है, x है। तो यहाँ पे मैंने x का मान क्या लिया, 1 लिया, तो 1 किस किस को विभाजित करेगा, तो 1 प्रत्येक संख्या को विभाजित
करेगा। तो अपने कह सकते हैं कि 1,1 ठीक है बिलोंग करेगा R में, 1,2 बिलोंग करेगा R में, 1,3 बिलोंग करेगा R में और 1,4 बिलोंग करेगा R में। ये अपने क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि x बराबर जो 1 बिलोंग्स टू A है उसके संगत ये y के 4 मान आए। ठीक है, ये भी A में बिलोंग कर रहे हैं और ये भी A में बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये दोनों A में बिलोंग करते हैं और ये नियम अगर सत्य है तो ऐसा क्रमित युग्म बनाया जा सकता है। ठीक है, ये छोटे ब्रैकेट के अंदर x और y को तभी लिख पाएंगे हम जब इस लाइन के बाद ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए 1 x का मान 1 बिलोंग करता है A में और y के भी ये चारों मान A में बिलोंग करते हैं और साथ में ये नियम भी सत्य है क्योंकि हम जानते हैं कि 1 जो है वो प्रत्येक संख्या को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो इनका हम क्या बना सकते हैं, क्रमित युग्म बना सकते हैं। अब अपने बात करते हैं आगे कि माना x बराबर 2। अब हमने x बराबर 2 मान लिया जो कि बिलोंग करता है A में। अब यहाँ पे 2 है बटा में। अब ये मान पूर्णतः विभाजित कब होगा वो देखना है। तो अब अपने को देखना है कि इनमें से कौन सा मान यहाँ ऊपर y की जगह आ सकता है। तो सबसे पहले तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं आ सकता क्योंकि 1 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है ना, कि दशमलव के अंदर अंशुर आएगा। अगर अपने 1 को विभाजित करेंगे 2 से तो दशमलव में अंशुर आएगा, तो ये पहला तो गलत हुआ। ये आ सकता है 2 क्योंकि 2 बटा 2, 2 में 2 का भाग जाएगा ही, सिंपल सी बात है। ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 ही लिख सकते हैं, 3 में 2 का भाग नहीं जा पाएगा पूरी तरह से, 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ सीधा लिखेंगे अपने दैट एम्प्लाइज y बराबर 1 तो आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया 4 जो कि बिलोंग करेगा A में। तो इसके संगत अब आगे क्या आएगा, 2,2 बिलोंग करेगा R में और 2,4 बिलोंग करेगा किसमें, R में। ठीक है, तो मैंने फिर से एक क्रमित युग्म बना दिया। अब अपने बात करते हैं आगे कि माना x बराबर 3 जो कि बिलोंग करेगा A में। अब इसके संगत y देखना है कि अगर अपने यहाँ पे अब 3 कर दें, बटा में x का मान 3 ले लिया जाए तो क्या आएगा। तो जो y की जगह, अब ये जो 1 है ये यहाँ पे नहीं आ सकता, 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा, ये 2 भी यहाँ नहीं आ सकता, ना ये 4 आ सकता है, यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, इस बार ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 जो है वो यहाँ आ सकता है। तो y बराबर 3, 3 को विभाजित करेगा, बिलोंग्स टू A। तो अपने कह सकते हैं कि 3,3 बिलोंग्स टू R। क्रमित युग्म बन गया ये। लास्ट मान अपने पास कि माना x बराबर 4 बिलोंग्स टू A। अब इसके संगत y बराबर देखना क्या आएगा। अब अगर यहाँ पे 4 हो तो 4 किस किस को विभाजित करेगा, 1 को नहीं करेगा, ना ही 2 को, 2 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 3 में 4 का भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा तभी भाग जाएगा पूरा पूरा। तो y बराबर 4 बिलोंग्स टू A। तो अपने कह सकते हैं कि 4,4 बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये हमने सारे के सारे एग्जाम्पल इस नियम के अंदर रखे और देख लिए कौन कौन से क्रमित युग्म बनेंगे। तो अब देखो आगे, अतः संबंध R बराबर, तो अभी R बराबर क्या आएगा, 4 तो ये आ जाएंगे, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, फिर आएगा 2,2, 2,4, फिर आएगा 3,3 और फिर आ जाएगा 4,4। ये हमारे पास R एक संबंध बन गया। क्वेश्चन देखिए अब क्या है, वही 2 क्वेश्चन कि क्या R समतुल्य है और क्या R सममित है। ठीक है, ये वही 2 क्वेश्चन पहले की तरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आ जाएगा यस, हाँ, कि R समतुल्य है।
ठीक है, आर समतुल्य है। आर समतुल्य क्यों है? अब देखिए, 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, 4 का संबंध 4 से, क्योंकि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। ठीक है, और सेकंड का आंसर क्या आएगा वो देखना है। क्या आर सममित है? तो इसका आंसर आएगा नो, नहीं। ठीक है, कि आर सममित नहीं है। क्योंकि अब देखिए, सममित क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये वाला कथन है 1,2, यह कथन संबंधित किस तरीके से है कि 1 का संबंध 2 के साथ है, लेकिन इस कथन के लिए कहीं भी ऐसा नहीं है कि 2 का संबंध 1 के साथ हो, कि 1 का संबंध 2 से है, लेकिन यहाँ कहीं भी 2,1 नहीं है। तो इसको अपने ऐसे लिखें, क्योंकि 1,2 ये तो बिलोंग करता है आर में, लेकिन यह व्यक्त नहीं कर पा रहा कि 2,1 आर में बिलोंग करता है कि नहीं करता। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने लिखने के आपको 2 तरीके बता दिए, लास्ट एग्जाम्पल के अंदर और एक अभी इस एग्जाम्पल के अंदर, कि 1,2, ठीक है, 1,2 बिलोंग करता है आर में, लेकिन यह व्यक्त नहीं कर पा रहा कि 2,1 भी आर में बिलोंग करता है। ये खुद तो बिलोंग करता है, लेकिन इसका जो सममित वाला जो रिलेशन है वो नहीं बिलोंग कर रहा। इसी प्रकार से और भी है, जैसे 1,3 बिलोंग करता है आर में, लेकिन यह व्यक्त नहीं कर पा रहा कि 3,1 आर में बिलोंग करता है। इसी प्रकार से यहाँ कि 1,4 बिलोंग करता है आर में, लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहा कि 4,1 भी आर में बिलोंग करता है। और फिर इसी प्रकार से लास्ट इसके लिए 2,4 के लिए, कि 2,4 बिलोंग करता है आर में, लेकिन यह व्यक्त नहीं हो रहा कि 4,2 भी आर में बिलोंग करता है। तो इस तरीके से अपने ये एग्जाम्पल लिख देंगे। तो अभी के लिए एग्जाम्पल ये इनफ है, इतने समतुल्य और सममित के लिए। अगली वीडियो के अंदर अपने समतुल्य और सममित के कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, और साथ में संबंधों के जो बाकी जो प्रकार अपने बचे हुए हैं उनको भी कवर करेंगे। थैंक यू।